जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास होने वाली है सामाजिक विज्ञान की। अगर आप भी पेपर 2 में बैठने वाले हैं और आप लिए हैं सामाजिक विज्ञान तो टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि अब आपके लिए डेली क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है। चलिए, आज के इस क्लास में लगभग 50 प्रश्न होंगे, वन लाइनर और एमसीक्यू का मिक्स यहाँ पर क्लास होने वाली है। ठीक, तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में मिल सकते हैं। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? आपको बताना है। चलिए, भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5? कमेंट करिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर बात मौलिक कर्तव्य की जाएगी तो भाग 4A में इसका वर्णन है, तो नोट करिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान की बात कर रहा है। और हाँ, संविधान, अर्थशास्त्र और जो है इतिहास और भूगोल, इन चारों विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एसएसटी का पेपर बनता है आपके पेपर में। ठीक है, और टोटल 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के लिए होंगे, माइनस मार्किंग नहीं होती। ठीक, चलिए देख लीजिए वन लाइनर क्या कह रहा है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर बताइएगा 42वां संविधान संशोधन। अगर आपसे फिर प्रश्न पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो नोट करिए 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 है मौलिक कर्तव्य, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या करें। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर या सूरत? चलिए बताइए, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका उत्तर बिल्कुल अहमदाबाद को कहते हैं। आप जानते होंगे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वर्तमान की बात किया जाए तो वैसे तो महाराष्ट्र है। ठीक, कपास सबसे अधिक यहाँ पर उत्पादित होता है, इसको नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी होगी इसके लिए सबसे उपयुक्त। हर एक प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे साथ आपको डेली जुड़कर फ्री में तैयारी करना है। ठीक, और कम समय में यहाँ पर आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाते हैं, लगभग 50 से 60 प्रश्न कराए जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1773 में, 1784 में? बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न संख्या 3। तो बक्सर का जो युद्ध है ये हुआ था 1764 में, बी वाला आप लोग सही करिए ऑप्शन। चलें आगे। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है वन लाइनर में, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए तो। बिल्कुल अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों के बीच में ना, बिल्कुल बिल्कुल अंग्रेजों, देखिए अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों और मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक, बिल्कुल, और सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच में भी हुआ था, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम ही था इस समय हमारा बंगाल का नवाब। इसको भी आप लोग नोट करिए, क्योंकि यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या बुंदेलखंड पठार? बताइए, बात सबसे बड़े पठार की जा रही है, तो उत्तर होगा दक्कन का पठार, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दक्कन का पठार किन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? तो जल्दी से बताइए तो। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है आपके लिए। चलिए, दक्कन का पठार किन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? जल्दी से बताइए।
बिल्कुल, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दक्कन पठार की प्रमुख मिट्टी कौन-सी है? तो काली मिट्टी। ठीक है? काली मिट्टी। इसको नोट करिए। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास या प्रधानमंत्री के पास? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। तो यहाँ पर संविधान की व्याख्या करने का इकलौता अधिकार जो होता है, वह होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर हमारे देश में आज के समय में राजनीति हो रही है। भारतीय संविधान को बनाने वाले अंबेडकर साहब कितनी डिग्रियाँ लिए थे? लगभग 32 डिग्रियाँ लिए थे। 8 भाषाओं को उनको ज्ञान था। लेकिन आज के समय में संविधान संशोधन जो कर रहे हैं, हमारे देश के अनपढ़ नेता भी कर रहे हैं। ठीक? तो आप सोचिए भारत किस तरफ बढ़ रहा है, अखंड भारत बन रहा है भाई साहब। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की न्यायपालिका कितने स्तरों में विभाजित है? बताइए, कितने स्तरों में विभाजित है? जल्दी से कमेंट करिए। तो बिल्कुल 3 स्तर में विभाजित है, इसको आप लोग नोट करिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप समझ जाइए कि उच्च न्यायालय हो चाहे जिस भी न्यायालय हो, चाहे जैसे अपने यहाँ पर हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, जानते हैं, तो इसके भी जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक, राष्ट्रपति करते हैं। चलें आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है, हीराकुंड बांध है, टिहरी बांध है, नागार्जुन सागर बांध है? बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर अगर बात किया जाए तो बिल्कुल सही। सबसे बड़ा जो बांध है हमारा बांध है हीराकुंड बांध, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए। तो बिल्कुल महानदी पर। ठीक। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी आप सुने होंगे, स्थान था एक उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1919 में या 1920 में? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो यहाँ पर स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है ना? चलिए नोट करिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ, ठीक, ए ओ ह्यूम, बिल्कुल ए ह्यूम। ठीक, इन्होंने किया था ना, बिल्कुल। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो बिल्कुल मुंबई में हुआ था, पहला अधिवेशन। ठीक, कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था ना। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके एक बार, क्या सही है? तब तक हम प्रश्न देखेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? बताइए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बिल्कुल मुंबई में हुआ था, नोट कर लीजिए, सही है। मुंबई में हुआ था, कंफर्म है, नोट करिए। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अगर बात किया जाए सभापति कौन होते हैं, तो बिल्कुल हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही होते हैं। ठीक, बिल्कुल अभी ओम बिरला के कुछ कानूनी प्रक्रिया हुई थी। ठीक, चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही करिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम की बात कर रहा है 250 हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 किए जाते हैं, ये आप जानते रहिए। ठीक है, बिल्कुल 12 किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, तेल उत्पादन?
नीली क्रांति। प्रश्न संख्या 9। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो होता है मत्स्य उत्पादन। दुग्ध उत्पादन का जो संबंध होता है किससे? श्वेत क्रांति से। अनाज उत्पादन जो होगा हरित क्रांति होगा। आप जानते रहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अभी जस्ट मैंने बताया, मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। ठीक, मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र का विकास किया गया? बिल्कुल। तो किस क्षेत्र का? तटीय क्षेत्र का। तटीय क्षेत्र और जलाशयों का। बिल्कुल, जलाशयों को लिख लीजिए भाई साहब, और जलाशय। ठीक, इसका विकास किया गया ताकि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। बताइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल ए ऑप्शन सभी लोगों का उत्तर लगभग सही आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी दयाराम साहनी, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? बताइए। बिल्कुल, 1921 में। ठीक, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। जोदड़ो। ठीक, चलिए जोदड़ो लिखिए अच्छे से। तो अभी तक आज की इस क्लास में आप लोग 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं। 10 प्रश्न एमसीक्यू, 20 प्रश्न वन लाइनर, और बताना है आपको कि क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको भी इस प्रकार की क्लासेस चाहिए तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी सारा काम हम करेंगे और यूट्यूब करेगा कि कब आपको पढ़ना है कब नहीं, ये सब हम बताएंगे। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाते हैं? अभी 50 प्रश्न की हमने बात की थी क्लास में ना, तो बने रहिए, 50 प्रश्न करवाएंगे। अभी आपसे 20 प्रश्न है। ठीक, चलिए। अक्षांश रेखा क्या दर्शाती है? दूरी, तापमान, उत्तर दक्षिण स्थिति या पूर्व पश्चिम स्थिति। बताइए, अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती हैं? प्रश्न संख्या 11। बिल्कुल, अक्षांश रेखाएं हमारा उत्तर दक्षिण स्थिति दर्शाती हैं। हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? तो 0 होता है। ठीक, अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, मुद्रा का क्या कार्य है? अर्थशास्त्र का यह प्रश्न है, आपको बताना है उत्तर। चलिए, वस्तु उत्पादन, विनिमय का माध्यम, व्यापार बंद करना या कर वसूलना। देखिए, अर्थशास्त्र के प्रश्न हम आपको कम कराते हैं क्योंकि यूपी टेट में अर्थशास्त्र के प्रश्न बहुत ना के बराबर पूछे जाते हैं। 60 प्रश्न एसएसटी का आएगा, आपको पता है लगभग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से मिलते हैं। कभी कभी ये लोग डबल भी कर देते हैं, मतलब 10-12 पूछ देते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस ऐसा देखा गया है। चाहे आप प्रीवियस ईयर को एक बार देख लीजिए, प्रश्न जो आए हैं आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक, चलिए अगर बात किया जाए मुद्रा का मुख्य कार्य जो होता है तो वह होता है विनिमय का माध्यम। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये तो सब जानते हैं, रुपया है। अगला प्रश्न, रुपया का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो 2010 को ये अपनाया गया था। ठीक, बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर जो रुपया का बना है ना, ये वाला चिन्ह इसे अपनाया गया था 2010 में। ठीक है, 2010 में, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बस कुछ प्रश्न और हैं, लगभग 8 से 9 प्रश्न और हैं। ठीक है, पूरी क्लास को जरूर देखना है आपको। चलिए, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चाणक्य।
मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? आप तो जानते होंगे ना, बताइए। चाणक्य। बिल्कुल, चाणक्य था ये गुरु इनका। ठीक। अगला प्रश्न। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थे, कहाँ थे? जानते हैं ना, पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र थे। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। तो आप सब जानते हैं सौरमंडल का मुखिया कौन होता है ना, तो यह होता है हमारा सूर्य। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन सूर्य हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो आप सब जान जाइए कि चंद्रमा है। ठीक, नोट करिए, जान जाइए, जानते रहिए, कुछ भी करिए भाई साहब, रटिए इसे, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? तो 365 दिन लेती है, यानी कि पूरे 1 साल का समय लेती है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? केवल स्थानीय व्यापार, देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ना, केवल आयात, केवल निर्यात। वैश्वीकरण का अर्थ, प्रश्न संख्या 15। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है उसको नोट करिए, देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम तो लिख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद लिखिए नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू है। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना होगा? बिल्कुल नहीं। केवल लिखना? कभी नहीं। विचारों का आदान प्रदान? बिल्कुल, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर भी पेडागोजी आ जाएगी, यकीन मानिए हम आपको इतना बेहतरीन तरीके से क्लास कराएंगे। सिर्फ 2 क्लास पेडागोजी पूछा जाता है, लगभग 6-7 प्रश्न पेडागोजी से भी आएंगे आपके एसएसटी के पेपर में। तो यकीन मानिए आखिरी समय में 2 क्लास करा देंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक। चलिए वन लाइनर देख लीजिए। कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? बिल्कुल, स्थानिक समझ विकसित करने के लिए। स्थानिक, नोट करिए, स्थानिक समझ विकसित करने के लिए, करने के लिए। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, समूह कार्य का मुख्य लाभ क्या है? तो सहयोग और सहभागिता बढ़ती है। साहब लिखिए आप, सहयोग और सहभागिता, सहभागिता। ठीक, बढ़ाना, यही बढ़ता है। तो ये जान ला जाइए कि सामाजिक विज्ञान में मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्थानिक समझ विकसित करने के लिए। और समूह कार्य का मुख्य लाभ क्या होगा? सहयोग और सहभागिता विकसित करने के लिए। ठीक। तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और डेली जुड़िए हमारे साथ फ्री क्लासेज में। लाइव देखिए, जुड़िए, लाइव जुड़िए भाई साहब, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है हर दिन। ठीक। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी आपकी समस्या हो क्लास से संबंधित, तो क्लास समाप्त होने के बाद जस्ट आप कमेंट करिएगा, तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया जाएगा। ठीक ना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, सभी सब्जेक्टों की क्लास कराएंगे भाई साहब। आपको साइंस भी मिलेगा यहाँ पर, बहुत जल्द आपके लिए साइंस भी लेकर आएंगे। ठीक। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।